अच्छा जी, हम टॉपिक हमारा चल रहा था स्टैटिस्टिक्स। और अभी तक हमने स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या कर चुके हैं? मीन, मीडियन, मॉड ऑफ सिंपल डाटा, फ्रीक्वेंसी डाटा एंड ग्रुप फ्रीक्वेंसी डाटा. After mean, median and mode, we started statistical diagrams, जिसमें से हमने सबसे पहले किया बार चार्ट, देन हिस्टोग्राम, और लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. सो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या थे जी? क्या थे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन? आप जी frequency polygon is drawn on the mid values. Yes. Yes, next. Yeah, polygon क्या होती है? It's a polygon is a closed shape having three or more than three sides. सब frequency polygon is drawn on the mid values. सब points को हम straight line से join करते हैं और फिर लास्ट पॉइंट के इनिशियल और फाइनल पॉइंट को हम एक्स एक्सिस से ज्वाइन करते हैं. सो ये हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन लास्ट क्लास में की थी. नेक्स्ट डायग्राम इज cumulative frequency curve. So now we are going to start next statistical diagram और वो है cumulative frequency curve. Let's see what is that. सो cumulative frequency curve में सबसे पहले तो आपके पास एक डेटा गिवन होना चाहिए. सपोज आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी है. वालेकुम अस्सलाम. सपोज हमारे पास एक डेटा गिवन है जिसमें x is greater than or equal to 0, less than 5, x is greater than equal to 5, less than 10, x is greater than equal to 10, less than 15, x is greater than equal to 15, less than 20, x is greater than equal to 20, less than 25, and last interval is x is greater than equal to 25, less than 30. फोन पॉकेट में रख दें प्लीज. ये एक इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में. यस अलवीना, राइट. आपके पास एक क्लास का 30 मार्क्स का मैथ का सपोज टेस्ट हुआ और उस टेस्ट में जिसके जितने मार्क्स आए एक डेटा कंपाइल हुआ और ये डेटा आपने कंपाइल नहीं करना, ये क्वेश्चन में गिवन. मीन कितने स्टूडेंट्स थे जिनके मार्क्स 0 और 5 के दरमियान थे? दे आर 4. हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर हुज मार्क्स आर इन बिटवीन 5 and 10? They are 7. Number of students whose marks are in between 10 and 15, they are 12.
number of students in between 15 and 20 there are 10. So total students कितने हैं क्लास में? आप क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लेंगे. सो ऐड करें टोटल फ्रीक्वेंसी, आपको पता चल जाएगी कि टोटल फ्रीक्वेंसी क्या है. अच्छा जी, क्वेश्चन जरा सुनिएगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व में क्या होगा. एक तो ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने टेबल में बना के बता दी, ये आपको इन्फॉर्मेशन मोस्ट प्रॉब्ली गिवन होगी. इस टॉपिक में हमने वी नीड टू लर्न 3 थिंग्स. इस टॉपिक में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व वाला जो टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स का, इसमें हमें 3 चीजें सीखनी है. एक, नंबर 1 कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल. मीन ये जो टेबल जितना बना हुआ है ये क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको इसको यूज करना है और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल कंस्ट्रक्ट करना है. ये हमारा फर्स्ट टास्क होगा. सेकंड टास्क इसमें क्या होगा कि हमने उस टेबल को देख के कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व ड्रॉ करनी होगी. ये सेकंड टास्क होगा हमारा आज का. और थर्ड एंड लास्ट विल बी हाउ टू रीड दैट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व. मीन उस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व को रीड कैसे करना है. मीन इस टॉपिक के अंदर 3 चीजें हमने करनी है. कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे बनेगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व कैसे बनेगी, और फिर उस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व को हम रीड कैसे करेंगे. ओके, अब जरा देखते हैं, टेबल बनाते हैं. सबसे पहले आपको अगर कहा जाए कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज मार्क्स आर इन बिटवीन 5 and 10, अभी फॉर द टाइम इक्वल 5 के साथ इक्वल है वो इग्नोर करते हैं. 5 और 10 के दरमियान कितने स्टूडेंट्स हैं, टेबल से देख के बताइए. 7. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा. हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर हुज मार्क्स आर लेस देन 10? I am repeating my question. How many students are there whose marks are less than 10? They are less than 10 mean जिनके मार्क्स 10, 9, 6, 5, 4, 3, 2, 1 मीन उसमें ये कॉलम भी इंक्लूड हो जाएगा और ये कॉलम भी इंक्लूड हो जाएगा. सो क्योंकि 0 से 5 के दरमियान 4 स्टूडेंट हैं, 5 से 10 के दरमियान 7 स्टूडेंट्स हैं. अगर आपसे पूछा ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज मार्क्स आर लेस देन 10, तो आप 7 और 4 दोनों को ऐड कर दोगे and you'll get 11. ओके, नेक्स्ट बताइए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज मार्क्स आर लेस देन 15. So 12 plus 7 plus 4, 23. Number of students whose marks are less than 20. So 20 less than 20 में 20 वाला कॉलम भी आ जाएगा, 15, 10 और 5 सारे कॉलम आ जाएंगे, सबको आप ऐड कर देंगे. Number of students whose marks are less than 25. Number of students whose marks are less than 30. उसमें तो सभी आ जाएंगे. So टोटल कितना बनता है, 43. ओके जी, अब आप जरा आगे देखिएगा कि आपके पास ये डाटा है. ये जो आपने अभी एडिशन करके मुझे नंबर बताते गए, यही बेसिकली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है. कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वर्ड से पता चल रहा है कि इसमें क्या होगा, फ्रीक्वेंसीज का सम कर रहे होंगे आप देखा जाए तो आपने फ्रीक्वेंसीज का सम ही किया है. मीन अगर मैं इसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल कंप्लीट करूं तो मुझे 2 कॉलम्स ऐड करने पड़ेंगे. जो एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट है वो एक ही कॉलम है. जरा मैं दोनों पहले ड्रॉ करके बताता हूँ. एक कॉलम होगा जिसमें हम मार्क्स लिखेंगे एंड सेकंड विल बी मार्क्स, सेकंड विल बी CF. CF मीन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. तो ये CF वाला कॉलम एग्जामिनर को रिक्वायर्ड होता है. मार्क्स बेसिकली मैं अब यहां लिखूंगा वो स्टूडेंट जिनके मार्क्स लेस देन 5 हैं. इस कॉलम में मैं लिखूंगा वो स्टूडेंट जिनके मार्क्स लेस देन 10 हैं. यहां लिखेंगे जिनके मार्क्स लेस देन 15 हैं, लेस देन 20, लेस देन 25, सो लेस देन 30. और इसके अगेंस्ट में सबकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख दूंगा. तो अब आप देखिए लेस देन 5 कितने स्टूडेंट्स हैं, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 4. लेस देन 10 कितने स्टूडेंट हैं, सो 4 और 7 को आपने ऐड कर दिया, इट इज 11. लेस देन 15 कितने स्टूडेंट्स हैं, सो आपने 12, 7 और 4 सबको ऐड कर दिया, वी गॉट 23. लेस देन 20 कितने स्टूडेंट्स हैं, 33. जी समझ आ रही है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे फाइंड टेबल बना रहे हैं. कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में सिंपली क्या करते हैं कि उस इंटरवल की फ्रीक्वेंसी और उससे प्रीवियस सब फ्रीक्वेंसीज को हम
ऐड कर देते हैं. So less than 25 it is 40 and less than 30 it is 43. So the first task is done. Construction of cumulative frequency table. So cumulative frequency table में जो एडिशनल आपको ड्रॉ करना पड़ता है, जो इंपॉर्टेंट है, वो ये cumulative frequency वाला आपका जो कॉलम है. ये मार्क्स वाला जो कॉलम है, ये अगर आप ना भी बनाएं, दैट इज नॉट द रिक्वायरमेंट. आप सिर्फ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, उस इंटरवल की फ्रीक्वेंसी और उससे प्रीवियस फ्रीक्वेंसीज को हम ऐड कर लेते हैं. ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बन गया है. नाउ सेकंड टास्क, हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व अब ड्रॉ करने लगे. कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व ड्रॉ करते हैं. लेट्स सी. ग्राफ पेपर पे आपका बनेगा. अभी हम ग्राफ पेपर नहीं है तो आप एक रफ स्केच कर सकते हैं. बताइए वाई एक्सिस पे क्या होना चाहिए. वाई एक्सिस पे मैंने आपको बताया था फ्रीक्वेंसीज होती हैं. फ्रीक्वेंसी होगी, इससे पहले फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हमने की, और आज हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ ड्रॉ करेंगे. सो ऑन वाई एक्सिस वी हैव टू लेबल सी एफ एंड एक्स एक्सिस पे मार्क्स. मार्क्स हमारे पास टोटल कितने हैं, 30. सो एक्स एक्सिस पे मैं ऐसा कर लेता हूँ, स्केल रख लेता हूँ 5 का. एक्स एक्सिस पे हमने स्केल सेट कर दिया 5 का. 0, 5, 10, 15, 25, 30. वाई एक्सिस पे आपको 43 तक वैल्यूज चाहिए. सो उसमें भी मैं 5 का ही स्केल रख लेता हूं. क्योंकि कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम 43 तक है, तो हमें ऐसा स्केल वाई एक्सिस पे रखना चाहिए कि 45 तक वैल्यूज, 43 तक वैल्यूज आपके कवर हो. सो हम वाई एक्सिस पे भी स्केल रख लेते हैं 5 यूनिट्स का. 5 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 5 यूनिट. हमारी लेबलिंग ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस कंप्लीट हो चुकी है. अब हम रेडी हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व ड्रॉ करने के लिए. हमने लास्ट डायग्राम जो की थी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, याद है ना वो. उसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इंटरवल के इनिशियल वैल्यू पे ड्रॉ होती है, फाइनल पे या मिड वैल्यू पे. ऐसे ही लास्ट डायग्राम की हमने, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज ड्रॉन ऑन द मिड वैल्यू. गेस करें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या इनिशियल वैल्यू पे ड्रॉ होगी, फाइनल पे होगी या मिड पे होगी. आपका गेस क्या कहता है. बेसिकली मैं पूछना ये चाह रहा हूं, आप ये बताइए कि ये जो इंटरवल है 5 to 10, इसका इनिशियल वैल्यू 5 है, फाइनल इसकी 10 है, इसकी मिड वैल्यू 7.5 बनती है. मुझे इसके अगेंस्ट 11 प्लॉट करना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 11. आप बताइए वो इनिशियल 5 के अगेंस्ट प्लॉट करें, या फाइनल 10 के अगेंस्ट प्लॉट करें, या मिडल 7.5 के अगेंस्ट प्लॉट करें. फाइनल, उस मिडल, फाइनल वाले कौन कौन लोग लगते हैं. जी बिल्कुल, फाइनल पे ही प्लॉट होनी चाहिए. क्यों? क्योंकि ये क्या है, मैंने आपसे पूछ रहा था कि 11, आपने क्या बताया था कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनके जिनके मार्क्स 10 और उससे कम हैं. सो 10 से कम कितने थे, 11 स्टूडेंट्स. 15 से कम, 20 से कम, एंड सो ऑन, आप सब फाइंड कर रहे थे. सो cumulative frequency is basically drawn on the upper values, upper bounds, upper value के ऊपर आप प्लॉट करेंगे. अगर आप देखें तो ये मार्क्स के कॉलम में, इस कॉलम में मैंने ऑलरेडी अपर वैल्यूज लिखी हुई है. ये अगर ना भी लिखी होती
ये नॉर्मली हो सकता है आपको क्वेश्चन ऐसा दे कि जिसमें ये अपर वैल्यूज अलग से ना गिवन हो, तो आप किस पे प्लॉट करेंगे, ये इन वैल्यूज पे, अपर वैल्यूज की। एक इंटरवल की एक लोअर वैल्यू होती है और एक अपर वैल्यू, तो उसकी जो अपर वैल्यू के अगेंस्ट प्लॉट करेंगे। देखिएगा 5 के अगेंस्ट क्या प्लॉट करना है हमने, 4। सो 5 मार्क्स 4 फ्रीक्वेंसी। सो 5 मार्क्स 4 फ्रीक्वेंसी, ये है 5 मार्क्स यहाँ पे है, और 4 फ्रीक्वेंसी आपकी 5 से 1 यूनिट नीचे होगी। मीन आपके पास कोई ग्राफ पेपर भी ड्रॉ कर रहे होंगे तो एक्यूरेटली 5 मार्क्स के अगेंस्ट 4 प्लॉट कर सकेंगे ये। सो ये 5 के अगेंस्ट आपने 4 पॉइंट प्लॉट कर देना है। जी अर्श, नेक्स्ट पॉइंट बताइए, किस नंबर के अगेंस्ट क्या प्लॉट होना चाहिए। 10 के अगेंस्ट 11, 10 इज द अपर वैल्यू ऑफ सेकंड इंटरवल, सो 10 के अगेंस्ट 11, ये मैंने 10 के अगेंस्ट 11 है प्लॉट कर दिया। एक्यूरेट नहीं बनेगा क्योंकि हम ग्राफ पेपर पे नहीं बना रहे, बट आपको उम्मीद है समझ आ जाएगी। 10 के अगेंस्ट 11, रोहान 15 के अगेंस्ट 23, सो 15 के अगेंस्ट 23, कुछ ऐसा शायद बन रहा है। 15 के अगेंस्ट 23 हमने पॉइंट प्लॉट कर दिया। आयान नेक्स्ट। फोन मैंने कहा छोड़ दें, और ये साथ ही नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है आप कंट्रोल नहीं कर सकते तो मुझे बताइए, मैं फोन कॉल करवा देता हूँ, घर के साथ ना आया करे फोन। क्या फायदा क्लास लेने का, इतनी देर से आप वेट कर रहे थे, मैथ की क्लास लेनी है, कितनी देर के आए हुए हैं आप, और जब क्लास स्टार्ट हुई तो फोन हम यूज कर रहे हैं। जी नेक्स्ट बताइए, 20 के अगेंस्ट हमने क्या प्लॉट करना है, 20 के अगेंस्ट 33, सो 20 के अगेंस्ट 33, तो जस्ट अपर वैल्यूज के ऊपर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्लॉट करते जाइए। नेक्स्ट 25 पे 40, सो 25 पे 40, एंड लास्ट 30 के अगेंस्ट आपने 43 प्लॉट कर दिया। तो ये हमने पॉइंट प्लॉट कर दिए। लास्ट जो डायग्राम हमने की फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, उसमें हमने इन पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया था। अब क्या होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये क्या लिखा हुआ है अर्श, ओह ये क्या लिखा हुआ है, कर्व। सो इस नाम से इससे पता चल रहा है, ये भी आपको हिंट मिल रहा है कि यहाँ पे एक कर्व बनेगी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। ओके, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। अब आप इन सब पॉइंट्स को एक स्मूथ कर्व फ्री हैंड ड्राइंग, ये अच्छा क्वेश्चन है, मैं इस पर डिस्कशन करूंगा। इन्होंने क्या किया, जीरो से स्टार्ट करना है, मैंने जीरो से स्टार्ट ले लिया, मैंने जीरो के अगेंस्ट जीरो से स्टार्ट ले लिया, क्योंकि मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, मैंने जीरो के अगेंस्ट जीरो से स्टार्ट ले लिया। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती, जरा सुनिएगा, अगर मुझे पता होता कि आउट ऑफ दीज 4 स्टूडेंट्स, जरा सुनिएगा, आउट ऑफ दीज 4 स्टूडेंट जो फर्स्ट इंटरवल में, उनमें से 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 0 मार्क्स हैं। अगर मुझे ये पता होता कि 0 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट हैं, 2 हैं, तो इसका मतलब फिर 0 के अगेंस्ट नंबर मुझे क्या प्लॉट होना चाहिए था, एक 0 के अगेंस्ट यहाँ पे एक नंबर 2 प्लॉट होना चाहिए था। 0 मार्क्स के अगेंस्ट 2 स्टूडेंट, फिर उस केस में आपका ग्राफ इस पॉइंट से स्टार्ट होना चाहिए था, 0 0 से। अगर ये तब होता जब मुझे कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिली होती कि 0 के अगेंस्ट 2 है, वो 0 से स्टार्ट ना होती, वो 0 के अगेंस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट से 2, अगर ऐसी इंफॉर्मेशन होती तो मैं इस तरह स्टार्ट करता। या अगर ऐसा बता देता कि फर्स्ट
4 स्टूडेंट या फर्स्ट 5 मार्क्स 0 1 2 3 4 किसी के मार्क्स नहीं है। मीन 0 1 2 3 सपोज कहता किसी के मार्क्स नहीं है। सो आपका फिर एक्स एक्सिस से 3 से ग्राफ यूं स्टार्ट हो जाता। मीन आपको पता था कि 3 मार्क्स से पहले कोई स्टूडेंट नहीं है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका इंफॉर्मेशन कैसी है। लेकिन अभी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं थी जिससे पता चलता कि 0 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट हैं, या कि किसी कोई ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनका कोई 0 भी नहीं है, 1 वाले भी नहीं है, 2 भी नहीं है। तो फिर उसके मुताबिक आपका ग्राफ 0 0 के बजाय किसी और मीन एक्सिस से स्टार्ट हो सकता था। बट यहाँ पे ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है तो हमने 0 0 से स्टार्ट किया। सो हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ड्रॉ की है, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ड्रॉ होती है अब हर इंटरवल की अपर वैल्यू के ऊपर। सो दैट्स द सेकंड टास्क, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। हमने इसको फ्री हैंड ड्राइंग की करनी, मीन आपने कोशिश करनी है एक स्मूथ कर्व बने। अभी सपोज हो सकता ना बन रही हो, लेकिन ग्राफ पेपर पे जब ड्रॉ करेंगे और नॉर्मली जब पेपर में क्वेश्चन देगा, एक इंफॉर्मेशन ऐसी होती है कि वो उनको ज्वाइन करने से एक स्मूथ कर्व बनती है। जी यहां तक कोई क्वेश्चन, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। नेक्स्ट इज इसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व को रीड करना है। अक्सर ऐसा होगा, बल्कि काफी दफा अब ऐसा होता है कि ये ग्राफ बना होता है, आपको उस ग्राफ में से डिफरेंट क्वेश्चंस पूछता है, और बल्कि अब ज्यादा क्वेश्चन ऐसे ही आ रहे हैं कि ग्राफ बना हुआ है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनी हुई है, उसमें से आपसे पूछता है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज मार्क्स आर मोर देन 13, find the number of students whose marks are less than 22, find the 40th percentile, 30th percentile, 70th percentile, lower quartile, upper quartile, median, interquartile range. So ये सारे कहां से आएंगे? इस ग्राफ से। तो आप ग्राफ को रीड करना सीखते हैं कि कैसे है। सबसे पहले जी बताइए, अगर कहा जाए फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स whose marks are less than 22, सो इस्माइल बताइए क्या करेंगे आप? अगर उसने कहा फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स whose marks are less than 22, ग्राफ को यूज करना है। और ग्राफ को कैसे यूज करना है? और नॉर्मली क्वेश्चन में लिखा होगा यूज ग्राफ, मीन टेबल से देख के नहीं बताना। अब ग्राफ को कैसे यूज करेंगे? क्या क्वेश्चन था? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स whose marks are less than 22। आपके पास ये नंबर है 22, यहाँ पे आ रहा है, कोई डिफरेंट कलर यूज करते हैं। जी देखिए ये है 22, आप इस 22 से ग्राफ तक जाएंगे, ये नंबर बना। अभी पहले समझें प्लीज, हम देखना चाहते हैं कि 22 तक कितने स्टूडेंट्स हैं। आपने 22 से ग्राफ तक आप लेके गए, अब आप इस ग्राफ को उधर लेके जाएं, नंबर क्या बन रहा है? नंबर इज, अगर 35 आ रहा है तो 35 लिखिए, जैसा आपका ग्राफ में आंसर आ रहा है वही आप लिखिए। ठीक हो गया। सो आपका क्वेश्चन क्या था कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज मार्क्स आर लेस देन 22। सो कितने स्टूडेंट्स हैं? 35। So the number of students whose marks are less than 22, they are 35. जी ताहिरा, is that clear? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। Find the number of students whose marks are more than 22. 35 में से क्या माइनस करेंगे? 43 में से 35 माइनस। टोटल स्टूडेंट्स कितने थे? 43। आप ये देखिए, ये टोटल हमने यहाँ तक क्या प्लॉट किया, ये नंबर आपका हमने खुद प्लॉट किया, ये 43 प्लॉट किया। तो जब आपसे कहे कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स whose marks are more than 22, सो मोर देन 22 मीन ये वाला ग्राफ है जिसके बारे में पूछा जा रहा है। सो वो है नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनके मार्क्स 22 से ग्रेटर हैं। सो करना इसमें क्या होगा, आप 22 के अगेंस्ट ग्राफ देखेंगे, 22 के अगेंस्ट ग्राफ देखेंगे, नंबर क्या बन रहा है? 35। सो 22 तक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 35। आपको फाइंड करने थे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स whose marks are more than 22, सो वो थे 43 माइनस 35। and what is 43 minus 35? it is 8। जी क्लियर है ये? नेक्स्ट क्वेश्चन जरा सुनिएगा अच्छी तरह। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स whose marks are at least 22।
35, 35 और 35, 8। कुछ ऊपर वाले ग्राफ का आंसर बता रहे हैं, कुछ नीचे वाले का आंसर बता रहे हैं जी। सॉरी, यस आप, अच्छा नहीं बताना जी। 7, 37 कहाँ से आया वैसे? कुछ लोग 35 बता रहे हैं, लॉजिक समझ आ रही है। कुछ लोग 8 बता रहे हैं, उसकी भी लॉजिक। ये 37 वाला कहाँ से आ गया? आपने कहा कुछ डिफरेंट तो होना चाहिए जी। क्या लगता है? 35। ओ यार ठहर जाओ यार, किधर चले इंटरकोटाइल? मुझे ये बताइए, अगर मैं आपको कहूं कि आपके मार्क्स एटलीस्ट 90% आने चाहिए, इसका क्या मीनिंग क्या होगा? आपको क्या समझेंगे? एक मिनट यार, अगर मैं आपको कहूं कि आपके मार्क्स एटलीस्ट 90% होने चाहिए, तो आपके माइंड में क्या आ जाएगा कि 90 और 90 से ज्यादा आने चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ, या 90 या 90 से कम आने चाहिए? मैं अगर आपसे कहूं कि आपके मार्क्स एटलीस्ट 90 आने चाहिए, इसका मतलब मैं चाहता हूं कि आपके मार्क्स 90 या 90 से ज्यादा हो। एटलीस्ट 90, कम से कम 90 हो, मीन 90 से ज्यादा कर लें। सो एटलीस्ट 90 का मतलब क्या? 90 या मोर देन 90 हो। तो यहां मैंने क्वेश्चन पूछा था कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज मार्क्स आर एटलीस्ट 22। सो एटलीस्ट 22 मीन आपसे पूछा जा रहा है कि वो स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 22 या 22 से ज्यादा हों। सो 22 या 22 से ज्यादा ये वाले स्टूडेंट्स हैं। सो आपको क्या करना है? ऊपर वाले नंबर ऑफ, जो ऊपर वाला ग्राफ बनता है, वो स्टूडेंट्स बताने हैं। मीन 35, 43 माइनस 35 which is 8. So the number of students whose marks are at least 30, 22. ये वही स्टूडेंट था, मैंने डिफरेंट वे से पूछा। 8। अब बताइए, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स whose marks are at most 22, 35 मीन जिनके मैक्सिमम 22 हैं। एट मोस्ट 22 मीन 22 या 22 से कम। एट लीस्ट 22 मीन 22 या 22 से ग्रेटर। तो ये हो गया। अब आपके पेपर में कुछ क्वेश्चंस पूछता है परसेंटाइल और क्वार्टाइल्स के। सपोज द क्वेश्चन इज, आपको नॉर्मली कहता है यूजिंग ग्राफ फाइंड 30th परसेंटाइल। कभी कभी लिखा होगा सिर्फ 30th परसेंटाइल, और कभी कभी क्लियर कर देगा 30th परसेंटाइल ऑफ मार्क्स। जी बताइए क्या करेंगे? 30th परसेंटाइल कैसे फाइंड करेंगे? 30th परसेंटाइल बेसिकली परसेंटेज से वर्ड आया है। तो आप क्या करेंगे? 30th परसेंटाइल मीन 30/100 इनटू व्हाट? किसका 30%? 43 का। टोटल स्टूडेंट्स कितने थे? 43। आपका नंबर नॉन एग्जैक्ट बनेगा। नॉर्मली जब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं तो एक एग्जैक्ट इंटीजर बनता है, लेकिन यहाँ पे नहीं बन रहा क्योंकि मैंने एक रैंडम सा डाटा लिया है। बताइए क्या बन रहा है 30th परसेंटाइल ऑफ 43? 12.9, अप्रोक्सीमेटली 13 कर सकते हैं। 12.9 क्या ये आंसर है? क्वेश्चन लिखा होता फाइंड 30th परसेंटाइल ऑफ मार्क्स। आपके ये 43 क्या चीज थी? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। आपने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 43 का 30% फाइंड कर लिया, तो इसका मतलब स्टूडेंट्स कितने आ गए? 12.9, या आप कह लो 13 स्टूडेंट्स आ गए। ये मार्क्स नहीं है। और दूसरी बात, ये आपको मार्क्स अगर फाइंड करने हो तो वो कैसे आएंगे? ये जो नंबर आया है 12.9, अब इसको ग्राफ से देखेंगे। ये 12.9 आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, या 13 कर लें, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। और आपको मार्क्स फाइंड करने हैं, तो अब आप ग्राफ यूज करेंगे। अब ग्राफ कैसे यूज करेंगे? आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता है 12.9, मीन 12.9 कहां पे होंगे अप्रोक्सीमेटली? यहां पे। दिस इज 12.9। ऐसे ही है ये है 12.9 वाला पॉइंट, मीन 13 के अराउंड होगा। अगर ये 12.9 है तो अब आप इसको देखेंगे ग्राफ पे, यहाँ पे, और इसके अगेंस्ट यहां से आपको पता चलेंगे नंबर ऑफ मार्क्स। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से आपको तो परसेंटाइल ऑफ 30th परसेंटाइल ऑफ मार्क्स फाइंड करना था। सो व्हाट्स द फाइनल आंसर?
11। सो 11 इज योर फाइनल आंसर। देखिए मैंने फिर रिपीट कर रहा हूँ, 30th परसेंटाइल ऑफ मार्क्स उसने कहा था। हमने क्या करना है, 30% ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी, 30% ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी थी 43, हमने वो फाइंड की और वो आया 12.9। उसको ग्राफ में देखना है और ग्राफ से आपको एक्स एक्सिस पे आपका मार्क्स होंगे, वो आंसर होंगे। अगर 30th परसेंटाइल ऑफ मार्क्स ना भी लिखा होता, 30th परसेंटाइल भी होता, याद रखिए जितने भी परसेंटाइल हैं और जितने भी आगे हम क्वार्टाइल्स करेंगे, इन सब के आंसर ग्राफ से देख के एक्स एक्सिस वाले होंगे, वाई एक्सिस वाला आंसर नहीं होगा। ये 30th परसेंटाइल का मीनिंग क्या है, जरा इसकी बात करते हैं। 30th परसेंटाइल का मीनिंग ये है कि 30% स्टूडेंट्स ने कितने मार्क्स लिए। आपने 30% स्टूडेंट फाइंड किए 12.9 और उनके अगेंस्ट मार्क्स देखिए कितने हैं 11, तो इसका मतलब 30% स्टूडेंट्स ने 11 मार्क्स गेन किए। तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा, 11। ओके, एक परसेंटाइल और कर लेते हैं, 70th परसेंटाइल। जी 70th परसेंटाइल फाइंड करने का मेथड ताहिरा बताइए। 70/100 इंटू टोटल फ्रीक्वेंसी, तो टोटल फ्रीक्वेंसी यहाँ 43 है, बताइए नंबर क्या बन रहा है। 30.1। क्या ये फाइनल आंसर है, नो। सो हम ग्राफ से फाइनल आंसर देखेंगे 30.1। यहां पे देखेंगे कि नंबर आपका 30.1 के अगेंस्ट इधर नंबर क्या बन रहा है। सो मेरा ख्याल है कि मेरे ग्राफ के मुताबिक ये क्या बन रहा है, 18 बन रहा है। अगर आपके ग्राफ के मुताबिक कोई डिफरेंट बन रहा है तो वो आप देख लें। सो 30th, सो दिस इज 18। सो इसका मतलब 70% स्टूडेंट्स ने कितने मार्क्स दिए, 18 और 18 से लेस। तो परसेंटाइल कोई भी आए, आई होप अब आप कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, अब आते हैं हम क्वार्टाइल्स की तरफ। जरा प्लीज जल्दी से सुनिएगा और अच्छी तरह सुनिएगा। आपका डाटा कंप्लीट यहां से लेकर यहां तक में क्या स्टार्ट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ये इनिशियल वैल्यू होती है, इसको हम क्या कहते हैं, मिनिमम। ये फाइनल वैल्यू होती है, इसको हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम। एग्जैक्टली मिडल में जो वैल्यू होती है उसको क्या कहते हैं, मीडियन। अभी हमने 2-3 दिन पहले किया है। जो एग्जैक्टली मिडल वैल्यू होती है एक कंप्लीट डाटा का, जो हाफ है, उसको हम क्या कहते हैं, मीडियन। अब आगे जरा सुनिएगा, ये मीडियन आपके फुल डाटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। इसको आप कह सकते हो फर्स्ट हाफ और वो कह सकते हैं सेकेंड हाफ। फर्स्ट हाफ का अगर फर्दर मीडियन लें हम, फर्स्ट हाफ का फर्दर अगर हम मीडियन लें, उसको कहते हैं लोअर क्वार्टाइल। लोअर क्वार्टाइल। और सेकंड हाफ जो बन रहा है, उसका फर्दर अगर आप मिडिल पॉइंट देखें, मीडियन देखें, तो उसको कहते हैं अपर क्वार्टाइल। एक कंप्लीट सेट ऑफ डाटा की एक लीस्ट वैल्यू होती है मिनिमम और एक मैक्सिमम। उन दोनों का जो मिडिल वैल्यू होती है उसको मीडियन कहते हैं। मीडियन आपके डेटा को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करता है। फर्स्ट हाफ का मीडियन लोअर क्वार्टाइल, सेकंड हाफ का मीडियन अपर क्वार्टाइल। मुझे ये बताइए, आउट ऑफ द टॉपिक क्वेश्चन है, सिंपली रेंज क्या होता है, रेंज। अगर कहीं पे रेंज फाइंड करने के लिए कहता है ना किसी भी डाटा में, सो रेंज क्या होती है, आपके डाटा की मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम माइनस करनी है। सो रेंज इज मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। और अब इंटर क्वार्टाइल रेंज, गेस करें, ये भी है तो रेंज। अपर क्वार्टाइल, ये क्वार्टाइल्स की रेंज है। इंटर क्वार्टाइल रेंज मीन ये क्वार्टाइल्स की रेंज है, मीन अपर क्वार्टाइल माइनस
यू क्यू माइनस एल क्यू, अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल। ये तो कुछ इंफॉर्मेशन होगी। अब इसको मैं लिंक करता हूं अपनी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी ग्राफ के साथ। मुझे ये बताइए, आप सबको परसेंटाइल कैलकुलेट करने आ गए? ओके, मीडियन भी आपको आ गया है, पता चलना चाहिए। लोअर क्वार्टाइल भी आपको पता चल गया, अपर क्वार्टाइल भी पता चल गया। मुझे ये बताइए, मीडियन कौन सा परसेंटाइल होता है? 50th परसेंटाइल, ऐसा ही है। लोअर क्वार्टाइल कौन सा परसेंटाइल है? 25th परसेंटाइल। और अपर क्वार्टाइल 75th परसेंटाइल। और परसेंटाइल कैलकुलेट करने हमें आते हैं, इसका मतलब हमें लोअर क्वार्टाइल भी कैलकुलेट करना आ गया, हमें मीडियन भी, हमें अपर क्वार्टाइल भी कैलकुलेट करना आ गया। सो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, मीडियन कैलकुलेट करते हैं पहले। सो मीडियन क्या होता है? मीडियन इज 50th परसेंटाइल। जी बताइए, 50th परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट करते हैं? 50/100 इंटू 43 total frequency. What is that? 21.5. Is that the final answer? 21.5 को हम ग्राफ में देखेंगे। ग्राफ में देखिए आपके पास क्या आ रहा है। 21.5 को अगर ग्राफ में देखें तो मेरे पास कुछ 13-14 नंबर इस तरह का बन रहा है। सो 21.5 को ग्राफ में देखा, द नंबर इज 14. So it means median of this data is 14. Next is lower quartile. Lower quartile is 25th percentile. So 25th percentile कैसे कैलकुलेट करते हैं? 25/100, जिसको 1/4 भी कह सकते हैं, इंटू 43। वो बताइए क्या बन रहा है? 10.75। सो 10.75 को आप ग्राफ में देखिए, आई थिंक 10.7 के अगेंस्ट जैसा भी ग्राफ आपके पास आ रहा है उसके मुताबिक आप लिख दें। अगर 10 आ रहा है तो 10 लिख दीजिए। सो इट इज 10। सो लोअर क्वार्टाइल आपके पास आ गया 10। 2 मिनट और लगेंगे। अपर क्वार्टाइल, सो अपर क्वार्टाइल इज 75th percentile. So what is 75th percentile? 75/100 into total frequency. What is that? 32.25. So अब 32.25 हमारा फाइनल आंसर नहीं है। हम 32.25 को ग्राफ में देखेंगे और ग्राफ में देखेंगे कि क्या नंबर बन रहा है। कितना बन रहा है? 19 कुछ बन रहा है, लेकिन आपका ग्राफ से जो आ रहा है वो आप लिख दें। सो मेरे मुताबिक 19 बन रहा है। And finally is IQR. IQR mean interquartile range, which is upper quartile minus lower quartile. आपने अपर क्वार्टाइल का फाइनल आंसर जो फाइंड किया हुआ है वो क्या था? 19। और लोअर क्वार्टाइल का फाइनल आंसर था 10 था या 9 था, जो आपका आ रहा था। मेरे पास 10 था, सो इट इज 19 minus 10, so 9 is interquartile range. ये थी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, टेबल बनाना, ड्रॉ करना और उसको रीड करना। मैं कुछ क्वेश्चंस मेंशन करूंगा, वो आपने उस वर्कशीट में से अटेम्प्ट करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।